चलो कल का रिवाइज कराता हूँ यार, थोड़ा सा वॉइस ग्लिच हो गया था कल, है ना। स्टार्ट से ही पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग हो देख लेना। स्टार्टिंग से अगर बात करता हूँ, भारतीय संविधान पढ़ाने आया हूँ मैं, तो स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ मैं। पहला अगर बात करते हैं तो पहला शब्द समझने का प्रयास करेंगे पॉलिटी का। दूसरा अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की कहानी है, पॉलिटिकल साइंस की कहानी। और तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा है आपका पॉलिटिक्स की कहानी है, पॉलिटिक्स। और चौथा अगर बात करते हैं तो चौथा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 शब्द का मतलब समझना है हमको, यही 4 शब्द क्या होंगे उसके बारे में जानना है। पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो पॉलिटी को राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजनीति विज्ञान के नाम से। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं पॉलिटिक्स को राजनीति कहा जाता है हिंदी में, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये चारों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये 4 शब्द कहीं ना कहीं आपको सुनने को देखने को मिले होंगे, तो यही 4 शब्द का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, ये पहले के जो 3 शब्द हैं, पहले के 3 शब्द पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, जैसे एक शब्द यहाँ पॉली है, यहाँ भी एक शब्द दिख रहा है आपको पॉली है, और यहाँ भी एक शब्द दिख रहा है आपका, कौन सा है? पॉली शब्द। बात करें तो ये 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है आपको, वो शब्द कौन सा है आपका? पॉली शब्द है। कौन शब्द है? पॉली शब्द। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉली शब्द बना किससे है गौटिया? तो पॉली शब्द बना है आपका पॉलिश शब्द से। किससे बना है? पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द की बात करते हैं तो पॉलिश शब्द की बात करते हैं तो पॉलिश शब्द शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से जाना जाता है। शहर राज्य या इसको हम क्या कहते हैं? नगर राज्य कहते हैं। जो पॉलिश शब्द है उसका मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य इसका मतलब होता है। या इसी को एक शब्द में कहूं तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पॉलिश शब्द है सर, ये पॉलिश शब्द आया कहां से है? तो ध्यान रखना, ये यूनानी भाषा है, यूनान से आया है। कहां से आता है? आया है यूनान से। यूनानी भाषा है इसकी कहानी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कल भी यही चर्चा किए थे, आज भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल यही चर्चा किया था, तो थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल से अगर बात करते हैं तो यही कहानी है आपका। पॉली बनता किससे? पॉली बना किससे है? पॉलिश शब्द से। पॉलिश शब्द आया कहां से है? शहर राज्य या नगर राज्य से। और बात करते हैं तो इसको एक शब्द में कह सकते हैं, क्या होता है इसका मतलब? राज्य होता है। तो हमें सबसे पहले जानते हैं कि राज्य किसको कहा जाता है। अगर हम जान गए कि राज्य किसको कहते हैं तो सिंपल सी बात है, राज्य का मतलब पॉलिश होगा, और पॉलिश का ही मतलब क्या हो जाएगा? पॉली का कुछ ना कुछ मतलब तो हमें समझ में आ गया है। तो हम पॉलिटी का, पॉलिटिकल साइंस का और पॉलिटिक्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको बिलासपुर जाना है, सिमगा पहुंच गए, बिलासपुर चल ही दोगे ना जी। तो वैसे ही अगर पॉलिटी में पॉली तक का चल दिए, पॉलिटी तक तो चल ही दोगे। क्या होता है उसकी परिभाषा? समझ रहे बात मैं क्या बता रहा हूं? तो वही समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हम जब बात करते हैं अपने विश्व का, तो विश्व पहले आग का गोला हुआ करता था। मतलब पहले आप पढ़े होंगे सामाजिक अध्ययन, जब पढ़ते हैं एसएसटी पढ़े होंगे, सोशल साइंस आप सुने होंगे, सामाजिक विज्ञान जी हम 9वीं 10वीं पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत भूगोल की भी चर्चा होती थी। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि विश्व जो पहले आग का गोला था, उसमें आग जलता था। धीरे धीरे आग जलते गया, इतना आग जलते गया, आग जलते जलते इतना जलता था कि धीरे धीरे वहां से भाप निकला, और भाप निकलते ही वायुमंडल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और वायुमंडल का निर्माण हुआ तो वही वायुमंडल के माध्यम से भारत में बोलता हूँ पूरे विश्व में वर्षा होना प्रारंभ हुई, और धीरे धीरे वहां वर्षा होती गई। बहुत समय लगा, फिर जाके वो वर्षा क्या हो गई? वर्षा इतनी हो गई कि आग बुझ गया, जिसमें 70% में पानी भर गया पूरे विश्व में, और 30% में भूमि बच गया है। आप देखे होंगे विश्व में 70% में क्या है? पानी है, और 30% में हम लोग रहते हैं जिसमें भूमि है। समझ में आ रहा है बात? अब इसी बात करते हैं तो इसी की कहानी है गौटिया। इसी की कहानी बात करते हैं तो इसी में पहला कोई कंपोनेंट आया या पहला कोई तत्व आया जो समझ या सोच सकता था, समझ सकता था या विचार कर सकता था। वो पहला कंपोनेंट या पहला तत्व क्या है आपका? जनसंख्या है। जो पहले बोल सकता था, समझ सकता था, कुछ विचार कर सकता था, वो पहला कंपोनेंट क्या है आपका? जनसंख्या है। अब जनसंख्या एक आया होगा,
1 से 2 हुए होंगे, 2 से 4 हुए होंगे। अब ये मत सोचो कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया। सर में जूं कैसे आते हैं नहीं पता चलता जी। अभी आते बारिश वारिश में भीग गया तो अरे ढके जाते हो क्योंकि जूं आ जाएगा, होता है ना। तो सर में जूं कैसे आया आज तक नहीं पता चला, तो अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, उससे हमें क्या करना, आया लेकिन अब तो है ना हम लोग, कोई ना कोई तो आया होगा। तो सिंपल सी बात, वही जनसंख्या 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 4 हुए होंगे, 2 4 से 8 10 20 50 ऐसे 100 200 ऐसे हुए होंगे। जहां जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता है, याद रखना गौटिया, विचारधारा भी बदलते हैं। जैसे मान लो एक परिवार में, एक परिवार की कहानी है और एक परिवार की कहानी बात करते हैं, 2 बेटे हैं और माँ बाप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही घर में रहते हैं, दोनों की शादी होती है, नए विचारधारा का आगमन होता है घर में और घर के हो जाते हैं 2 टुकड़े, होते हैं ना। शादी नहीं हुआ है वहां 2 टुकड़े नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि नए विचारधारा का आगमन नहीं हुआ है। तो विचारधारा की लड़ाई है पूरी। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ता है तो वैसी अगर बात करते हैं तो वहीं विचारधारा भी क्या होते हैं, बदलते हैं। तो क्या हुआ, तो इन्हीं जनसंख्या ने डिसाइड किया कि भैया एक विचारधारा वाले एक साइड रहेंगे और एक विचारधारा वाला एक साइड रहेंगे। तो ऐसे देशों का निर्माण हुआ होगा, समझ रहे हो बात, ऐसे ही क्या बने होंगे, देश बने होंगे, भारत बन गया, चीन बन गया, अमेरिका बन गया, ऐसे ही बने होंगे ना। दूसरी कहानी अगर बात करते हैं, फिर धीरे धीरे अगर बात करते हैं तो इन्होंने देखा इनकी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन ये सब जनसंख्या स्वतंत्र है, किसी का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। ध्यान रखना। दूसरा चीज क्या हुआ है, तो दूसरा चीज हुआ है भूभाग का बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है, भूभाग। पहला तो इस पृथ्वी में कौन आया, जनसंख्या, और वही जनसंख्या के बीच क्या हो गया, जनसंख्या के बीच भूमि का बंटवारा। तो दूसरा क्या आया, भूभाग। तीसरा चीज, ये जनसंख्या पूरी क्या है, स्वतंत्र है। जनसंख्या पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। गोल्लर समझते हो ना, गोल्लर, जैसे गांव में गोल्लर घूमता है जी, तो गोल्लर किसी भी खेत में जाकर खा रहा है उसको कांजी हाउस में नहीं ले जाते हैं, जानते हो ना। तो वैसी गोल्लर की कहानी है, मतलब सब लोग एकदम स्वतंत्र है, जिसको मारना है उसको मार रहे हैं, जिसको पीटना है उसको पीट रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जनसंख्या ने सोचा कि हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होंगे तो हम एक दूसरे क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे। तो हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण होना चाहिए और अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया। उस संस्था को नाम दिया गया क्या, सरकार। मान लो अभी सरकार का नियंत्रण नहीं होगा आपके ऊपर, पुलिस सरकार नहीं होंगे, आपके मन में किसी मन में होगा ना किसी को मार के खत्म कर देना है, अब आप क्यों नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि सरकार का आपके ऊपर क्या है, नियंत्रण है। अगर आपके स्वतंत्र कर देता, आप किसी भी क्या कर दोगे, अभी मार दोगे। तो वही कहानी है। अगर बात करते हैं तो जनसंख्या की कहानी, पहला कंपोनेंट, दूसरा भूभाग और तीसरा क्या है, सरकार। सरकार क्यों आया है, यही जनसंख्या ने बनाया है अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए। क्लियर बात। चौथा चीज, सरकार बोलता है भाई हमें आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाया हूं, तो हमें कुछ शक्तियां दो आप, तब तो आपके ऊपर नियंत्रण करेंगे। जैसे हमने घर का मुखिया पापा या दादा को बना लिए हैं, लेकिन बनाने के साथ अगर बात करते हैं, बना तो लिए हैं मुखिया, लेकिन हम उसको मुखिया जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम अपने मर्जी से जो मर्जी है वो कर रहे हैं। बस कहने का मुखिया कौन है, पापा या दादा। हम अपने मर्जी से घर के निर्णय ले रहे हैं, समाज के निर्णय ले रहे हैं, कहीं जाना है आना है उसका निर्णय ले रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कब तक को मतलब नहीं है, जब तक उनका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है। हमारे घर का मुखिया 10 बजे घर आ जाना, बोले हम जा रहे हैं 12 बजे, तो क्या ही नियंत्रण हुआ। तो वही बोला सरकार को, बोला सरकार खुद बोलता है कि आप मुझे कुछ शक्ति दो जिसके माध्यम से मैं आपको क्या कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं। तो हम ही ने सरकार को क्या बना दिया है, संप्रभु बना दिया है। संप्रभु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा संस्था जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर का निर्णय लेने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी का हस्तक्षेप उसके ऊपर नहीं होता है। जैसे आपका घर होगा कहीं, मान लो घर में आपको डबल मंजिल बनाना है, पड़ोसी पूछ के बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे। और मान लो कहीं जमीन लेना है तो पड़ोसी पूछ के लोगे क्या, नहीं लोगे। तो घर के ऊपर बनाना है, घर का आंतरिक मामला हो गया, बाहर लेना है बाहर मामला हो गया, तो उसमें आपको किसी का हस्तक्षेप नहीं करोगे, नहीं लोगे। तो सिंपल सी बात है, आप भी क्या कहलाएंगे, संप्रभु कहलाएंगे। वैसी राज्य जो देश होते हैं वो भी संप्रभु होते हैं जब वो दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। मान लो पाकिस्तान को चाइना के ऊपर हमला करना है तो अमेरिका से पूछेगा क्या, या नेपाल के ऊपर हमला करना है पूछेगा क्या, या देश के अंदर कुछ करना है तो पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा ना सर। तो बिना पूछे कर सकता है, स्वतंत्र है। तो ऐसे देश क्या कहलाते हैं, संप्रभु कहलाते हैं। तो याद रखना, जिस भी क्षेत्र में 4 तत्व पाए जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में, कौन कौन से 4 तत्व, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु, ये 4 तत्व जिस भी क्षेत्र में पाए जाएंगे गौटिया, याद रखना वो क्षेत्र, हर क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। कई बार पचर्रा पड़ गया क्वेश्चन कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। कौन कौन से, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। कितने तत्व का होना आवश्यक है, 4 तत्व का। मान लो इस रूम के अंदर अगर ये 4 तत्व पाए जाएंगे तो ये रूम भी क्या कहलाएगा,
राज्य कहलाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व, तो ये भी क्या कहलाता है? राज्य। भारत के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व, तो भारत भी क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। याद रखना ये 4 तत्व का होना आवश्यक है, और जिस भी क्षेत्र में 4 तत्व पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। नेपाल भी अपने आप में क्या है? राज्य है। बांग्लादेश भी अपने आप में क्या है? राज्य है। श्रीलंका भी अपने आप में क्या है? राज्य है। देश भी राज्य होते हैं। ये माइंड से हटा दो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही राज्य हैं, क्या? देश भी अपने आप में क्या होते हैं? राज्य होते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। और 4 तत्व की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो 4 तत्व जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। क्लियर मामला? आगे बढ़े। देखो, अगर बात करते हैं तो हम राज्य किसको कह रहे हैं गौटिया? हम राज्य एक क्षेत्र को कह रहे हैं। एक क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? राज्य कह रहे हैं, जिसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व। याद रखना, इसी क्षेत्र की व्यवस्था कैसे की जानी है उसको कहां पढ़ाया जाता है आपको? पॉलिटी में, राज व्यवस्था में। ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हमने राज्य कहा है, अब इसकी व्यवस्था चलेगी कैसे, वो कहां पढ़ते हैं? राज्य व्यवस्था में। समझ में आ रहा है बात कि कैसे चलेगा व्यवस्था, उसकी पूरा अध्ययन कहां करते हैं हम? राज व्यवस्था में करते हैं। समझ में आया बात? वैसे ही राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार का व्यवस्था है। जैसे व्यवस्था की बात करते हैं तो विश्व में धर्मतंत्र है, विश्व में लोकतंत्र है, विश्व में राजतंत्र है, विश्व में कुलीन तंत्र है। ठीक है, कुलीन तंत्र है। ये सब व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्थाएं हैं सब। कहीं गणतंत्र है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सब तो नहीं अपना सकते। तो याद रखना, इस क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चलाई जा रही हो कहां पढ़ते हैं? राज व्यवस्था में। लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे पास देश में, हमारे विश्व में कई क्या क्या है? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। जैसे आप सुने होंगे पॉलिटिकल साइंस में कोई एमए कर रहा है तो क्या कर रहा है? केवल अध्ययन कर रहा है। क्या कर रहा है? अध्ययन, कि कौन सी व्यवस्था कौन से क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, बड़े क्षेत्र के लिए कौन सी व्यवस्था होना चाहिए, छोटे क्षेत्र के लिए कौन सा व्यवस्था होना चाहिए, कहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, कहाँ गणतंत्र होना चाहिए, कहाँ राजतंत्र होना चाहिए, कहाँ धर्मतंत्र होना चाहिए, कहाँ कुलीन तंत्र होना चाहिए, इसका केवल अध्ययन करना। लोकतंत्र का लाभ क्या है, हानि क्या है, विशेषता क्या है, गणतंत्र का लाभ हानि विशेषता क्या है, धर्मतंत्र का लाभ हानि विशेषता क्या है, ये सब का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। जब क्षेत्र की व्यवस्था का पढ़ किया जाता हो क्या कहलाता है? राज व्यवस्था। किसी क्षेत्र की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? राज व्यवस्था। और व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। समझ में आ रहा है बात? दूसरी चीज, अगर इस राजनीति विज्ञान का विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है गौटिया, ये राजनीति विज्ञान का विस्तार लोगों के ऊपर हो जाते हैं, मतलब ये राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन लोगों के ऊपर हो जाता है। कहने का मतलब यह है, राजनीति विज्ञान में लोग जुड़ते हैं और उसके बाद आपका सेवक बनना चाहते हैं, सरकार बनना चाहते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। सुने होंगे गांव में, ये देखो राजनीति कर रहा है, तो मतलब वो आपका सेवक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? सेवक। और सेवक बनने की किसमें है? वो प्रक्रिया में है। तो वही जो पूरा प्रक्रिया है क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। ठीक, राजनीति विज्ञान को उन्होंने अध्ययन किया होगा, अध्ययन करने के बाद जाना होगा कि हमारे यहाँ कौन सा व्यवस्था चल रहा है, और उन व्यवस्थाओं को अपने अंदर क्या कर रहा है? वो अंतर्निहित कर रहा है। तो वो जो प्रक्रिया है वो सब क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति। जब किसी व्यक्ति के ऊपर राजनीति विज्ञान का क्या हो जाता है? एप्लीकेशन, विस्तार हो जाता है, तो क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा मामला है कि किसी क्षेत्र को आपने क्या कहा है? राज्य कहा है। क्यों राज्य कहा है? क्योंकि यहाँ कितने तत्व पाए जाते हैं? 4 तत्व। 4 तत्व जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे सब क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। और यही राज्य की व्यवस्था करना कहाँ पढ़ते हैं हम? राज व्यवस्था में। व्यवस्था बहुत प्रकार की होती है, उस व्यवस्था का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। जब राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन लोगों के ऊपर होता है क्या कहलाता है? राजनीति। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तीनों शब्दों का मतलब किसी क्षेत्र की व्यवस्था करना, राज व्यवस्था, व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन किसी व्यक्ति के ऊपर होता है क्या कहलाता है? राजनीति। समझ में आया बात? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, अब याद रखना, ये जो व्यवस्था शब्द है गौटिया, ये जो व्यवस्था शब्द है, व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा क्या चाहिए रहता है? नियम और कानून चाहिए रहता है। आपको पता होगा व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए रहता है? हमेशा
नियम और कानून चाहिए रहता है। जैसे कोचिंग की भी अपनी एक व्यवस्था होगी ना, सुबह कोचिंग 7 बजे खुलेगा, पहला बैच 7:30 से 10:30 तक चलेगा, दूसरा बैच 11 से 2 चलेगा, तीसरा बैच 5:30 से 8:30 चलेगा। कोचिंग की भी अपनी एक व्यवस्था है, आपने घर की भी एक व्यवस्था है। 7 बजे उठोगे, 9 बजे नाश्ता मिलेगा, 10 बजे खाना मिलेगा, 12 बजे खाना मिलेगा, शाम को चाय नाश्ता मिलेगा, फिर ना रात को 9 बजे खाना मिलेगा, 10 बजे तक सो जाओगे। अपनी एक क्या है व्यवस्था है, 9 बजे तक घर आ जाओगे रात को। ऐसी अपने घर की सबकी क्या है व्यवस्था है। और व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून घर में है, वो चाहे लिखे हो चाहे ना लिखे हो। वैसे ही कोचिंग के भी कुछ अपना व्यवस्था है और उसको चलाने के भी कुछ नियम है और क्या है कानून है, कुछ पॉलिसी होंगे। उन्हीं पॉलिसी के आधार पर हमारे कोचिंग भी रन कर रहा है, वैसी पॉलिसी के आधार पर कोई संस्था रन करता है, वही पॉलिसी के आधार पर आप भी रन कर रहे हैं। तो किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए, नियम और कानून। तो ध्यान रखना, हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए या विश्व की किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून जो लिखा हुआ है, उस नियम और कानून का पुस्तक का नाम क्या है, संविधान है। हमारे देश में जो नियम और कानून है वो क्या है, देश को चलाने की एक किताब है, और उस किताब का नाम क्या है, संविधान। हमारा भी राज्य है, उस राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, नियम और कानून। और नियम और कानून का हमारे यहाँ एक संग्रह है, उसको किस नाम से जानते हैं आप, संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संविधान के नाम से जानते हैं, जिसमें राज्य को, देश को चलाने के पूरा नियम और कानून क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। कब क्या होगा, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, पार्षद कैसे बनेंगे, सरपंच कैसे बनेंगे, पंच कैसे बनेंगे, अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, ये सब की एक प्रक्रिया है राज्य को, व्यवस्था को चलाने के। तो ये सब नियम और कानून कहां लिखे हुए हैं, एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम ही क्या है आपका, संविधान है। समझ में आया बात, क्लियर मामला, आगे बढ़े चलिए। जैसे अगर बात करते हैं संविधान की कहानी, किसकी कहानी है, संविधान की कहानी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, संविधान का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं गौटिया, संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान बनेगा। समधन क्या बनता है, विधान बनता है, समधन विधान। सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब होता है समान। विधान का मतलब क्या होता है, विधान का मतलब होता है विधि। विधि का मतलब क्या होता है सर, तो विधि का मतलब होता है गौटिया नियम और कानून होते हैं। विधि का मतलब क्या होता है, नियम और कानून। समझ में आ रहा है बात, ठीक। संविधान का हम संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान के संधि विच्छेद करते हैं तो समधन क्या होता है, विधान होता है। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है विधि, और विधि का मतलब होता है नियम और कानून। ध्यान रखना, तो किसी क्षेत्र की, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की या राज्य की व्यवस्था को चलाने हेतु, चलाने या संचालित, चलाने हेतु समान नियम और कानून का जो संग्रह है, नियम और कानून का एक संग्रह है, उसको किस नाम से जानते हैं सर आप, संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसी क्षेत्र या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून का क्या है, संग्रह है। उसी संग्रह को किस नाम से जानते हैं आप, संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संविधान के नाम से। समझ में आया बात, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्षेत्र की या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए समान नियम कानून का हमारे यहाँ क्या है, संग्रह है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्लियर मामला, क्लियर ना। अब आप सर कहीं सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे, सर संविधान तो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। सुने होंगे ना, नहीं सुने हैं, सुने होंगे कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पूरा पुस्तक है संविधान का, और इसमें पूरा नियम और कानून लिखा हुआ है। कौन एकदम एज इट इज याद करके रख सकता है, अलिखित का मतलब लिखा नहीं है, याद किया है कोई, तो कोई कर सकता है क्या। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी गया, कर भी सकता होगा, लेकिन वो मरेगा तो कौन याद करेगा उसके बाद। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपल सी बात है, संविधान लिखा या अलिखा इस आधार पर नहीं होता कि नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है बात, लिखा या अलिखा इस आधार पर नहीं होता कि वो नहीं लिखा है। सब नियम और कानून लिखे ही हुए हैं, लेकिन कैसे होते हैं, लिखित या अलिखित। समझिए, बात करते हैं संविधान का, तो संविधान के मामले में आप जानते होंगे सर कि संविधान हमने पढ़ा है कि संविधान ना सर लिखित भी संविधान पढ़े हैं हम, और हम पढ़े सर अलिखित संविधान पढ़े हैं। तो ये क्या होता है, लिखित और अलिखित की कहानी क्या होती है सर।
लिखित संविधान किसको कहते हैं और अलिखित संविधान किसको कहते हैं, समझना। देखो देश कब आजाद होता है जी हमारा, कब हुआ आजाद हमारा देश, डेट बताओ ना गा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। देश के संविधान कब लागू होते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान क्या होते हैं, लागू होते हैं। क्या देश आजादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले क्या हमारे देश का मतलब क्या हो गया, राज्य ही, देश का मतलब क्या हो गया, राज्य। जहां विचार, क्या हमारे देश या राज्य की व्यवस्था नहीं चल रही थी सर, क्या देश आजाद नहीं हुआ था या हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुए थे तो क्या हमारे देश की व्यवस्था नहीं चल रही थी, चल रही थी ना। क्या हमारे देश में संविधान था उस समय, नहीं था, तो भी तो चल रहा था ना। लेकिन कैसे चल रहा था व्यवस्था, तो याद रखना किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए ही चाहिए सर। कैसे चाहिए, नियम और कानून चाहिए ही चाहिए। बिना नियम और कानून के किसी भी देश की व्यवस्था नहीं चल सकती है। लेकिन उस समय हमारे नियम और कानून कैसे थे, टुकड़ों में थे। कैसे थे, टुकड़ों में, एक ही जगह नियम और कानून नहीं थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, रूलेट एक्ट था 1919 का, मार्ले मिंटो सुधार था 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1858 का था, ऐसे पिट्स इंडिया एक्ट थे 1784 के। हमारे यहाँ बहुत सारे नियम और कानून थे, लेकिन वो कानून कैसे थे, टुकड़ों में थे। कानून कैसे थे, टुकड़ों में, एक ही पुस्तक में नहीं था, कोई अलग सन में बनाया गया था, किसी समय और बनाया गया था। तो अलग अलग समय हमारे यहाँ क्या थे, नियम और कानून थे देश को चलाने के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने सोचा कि जितने नियम और कानून कैसे हैं, टुकड़ों में हैं, वो सब नियम और कानून को हम एक जगह क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। हम एक ही जगह क्या कर देंगे, संग्रहित कर देंगे। तो बोला ये संग्रहित करेगा कौन, ये जो नियम और कानून है उसको एक जगह संग्रहित करेगा कौन, तो बोला लोगों का समूह करेगा। कौन करेगा, लोगों का समूह। हम लोगों का एक समूह बनाएंगे, वही लोगों का समूह जितने नियम और कानून टुकड़ों में हैं वो सब नियम और कानून को एक जगह क्या कर देगा, बोलता है संग्रहित कर देगा। और इसी लोगों के समूह को नाम दिया गया संविधान सभा। क्या नाम दिया गया है, संविधान सभा नाम दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो लोगों का समूह है उसी को किस नाम से जाना गया, संविधान सभा के नाम से। मतलब बोला गया कि हमारे यहाँ जो नियम और कानून टुकड़ों में है वो सब नियम और कानून को क्या करेंगे, हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। लेकिन करेगा कौन, तो करेगा कौन, बोलता है लोगों का समूह। और लोगों को समूह को किस नाम से जाना जाएगा, बोलता है संविधान सभा के नाम से। और यही संविधान सभा नियम और कानून को एक जगह क्या कर देंगे, एकत्रित कर देंगे। क्या कर देंगे, एकत्रित कर देंगे। समझ में आया बात, ध्यान रखना सर, यहां तक कोई दिक्कत है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं तो जिस देश ने भी किसका गठन किया है, संविधान सभा का, किसका गठन किया उन्होंने, संविधान सभा का गठन किया सर। जिस देश ने भी किसका गठन किया, संविधान सभा ना। और उन्होंने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून कैसे थे, नियम और कानून कैसे थे जी, टुकड़ों में थे। कैसे थे, टुकड़ों में। उस नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। क्या कर दिया है, एकत्रित कर दिया है। उस सब देश के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। किस संविधान के नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। जिस देश ने भी किसका निर्माण किया है, संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का मतलब क्या है, लोगों का समूह। और वही संविधान सभा ने जो नियम और कानून थे उसको एक जगह क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। और वही देश के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया बात, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना, जिस देश ने संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा ने नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया, वो सब देश के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। भारत का संविधान कौन सा है, लिखित है। अमेरिका का संविधान कौन सा है, आपका लिखित संविधान है। पाकिस्तान का संविधान भी कौन सा संविधान है, लिखित संविधान है। नेपाल का संविधान भी लिखित संविधान है। नेपाल की स्थिति खराब है, आप सुने होंगे न्यूज़पेपर अगर देखे होंगे तो, ठीक है। आंदोलन कर दिए वहां की युवा लोग, संसद में आग लगा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिए हैं। नहीं सुने हो क्या जी, नहीं सुने हो, रील उल नहीं देखते क्या इंस्टाग्राम में, हाँ ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगली कहानी है अलिखित संविधान।
अलिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो जिस देश ने अभी तक किसका निर्माण नहीं किया है, संविधान सभा का निर्माण नहीं किया है, संविधान सभा का क्या नहीं किया, उन्होंने गठन नहीं किया है। जिस देश ने अभी तक किसका गठन नहीं किया है, संविधान सभा का गठन नहीं किया है, आज भी उसकी व्यवस्था के लिए जो नियम और कानून हैं क्या कैसे हैं जी, टुकड़ों में है। आज भी उस व्यवस्था के लिए जो नियम और कानून है वो कैसे हैं, टुकड़ों में है, याद रखना। साथ ही साथ रूढ़ी और प्रथा के अनुसार अपने देश की संचालन कर रहे हैं, रूढ़ी और प्रथा के अनुसार, ठीक है। कुछ रूढ़ी होंगे, कुछ प्रथा होंगे जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, उसको नियम बनाकर अपने देश का संचालन कर रहे हैं। तो वैसे देश के संविधान कौन से संविधान कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। इनके यहाँ भी नियम और कानून लिखे हुए हैं, बस कैसे हैं वो, एक जगह एकत्रित नहीं है, अलग अलग जगह क्या है, एक टुकड़ों में है, लिखे हुए हैं लेकिन क्या है, टुकड़ों में है। लेकिन अलिखित माना जाता है क्योंकि वो टुकड़ों में है। और जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया, जिसके नियम और कानून टुकड़ों में से उसको एकत्रित कर दिया, वो संविधान क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान। साथ ही साथ अलिखित संविधान में अगर देखते हैं सर, तो पहला देश आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन देखने को मिलता है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की कहानी है सर, न्यूजीलैंड का संविधान। सऊदी अरब की कहानी है, सऊदी अरब की कहानी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कनाडा की कहानी है। ये सब अलिखित के उदाहरण है आपके। कैसे उदाहरण है, अलिखित के। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, जाने के समय छोड़ते छोड़ते चले जाना। हो गया, बढ़े, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो बताना मुझे। हो गया, चलो अगली कहानी देखिए सर। सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा सबसे लंबा लिखित संविधान या बड़ा, सबसे लंबा या लिखित बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है जी, भारत का है। ठीक, सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान की कहानी है। तो सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका। अमेरिका नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मोरक्को लगा सकते हैं, मोरक्को की कहानी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना अगर लिखित संविधान की बात करते हैं तो सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का ही है। सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला कौन है, अमेरिका है। सबसे नया लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान, और ये है आपका सबसे नया लिखित संविधान है नेपाल का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, ये चार फैक्टर को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हो गया, चलिए देखो, राज्य या देश दोनों का मतलब क्या हो सकता है, समान हो सकते हैं। राज्य देश हो सकते हैं, और देश ही क्या हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं। बताया ना, चार तत्वों का होना आवश्यक है, वो क्या कहलाएगा, राज्य। तो भारत देश है, देश ही एक प्रकार का क्या है, राज्य है, क्योंकि चार तत्व पाए जाते हैं। समझना, अगर बात करते हैं तो राज्य या देश की कहानी की बात करते हैं तो चार प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। एक राज्य होता है जिसको कहा जाता है संप्रभु राज्य। एक राज्य कौन सा होता है, संप्रभु राज्य की कहानी है। एक राज्य कौन सा है आपका, संप्रभु राज्य। दूसरी कहानी बात करते हैं तो दूसरा होता है उपनिवेश राज्य। उपनिवेश राज्य, ये दूसरी कहानी है। तीसरी की बात करते हैं, तीसरा है आपका औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य। और तीसरे की कहानी जिसको कहा जाता है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य। ये आपको कितने प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, चार प्रकार के आपको राज्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संप्रभु सॉवरेनिटी स्टेट कहते हैं, उपनिवेश राज्य को कॉलोनी स्टेट कहते हैं, औपनिवेशिक राज्य को डोमिनियन स्टेट कहते हैं और संरक्षित राज्य को प्रोटेक्टेड स्टेट कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4 प्रकार के देश या राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, संप्रभु राज्य क्या होता है सर? तो ऐसा राज्य या देश, ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और कौन से मामले जी, बाह्य मामले, अभी बताया था ना आपको, आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। निर्णय लेने में क्या होता है? स्वतंत्र होता है या सक्षम होता है, या कहे तो दूसरे राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, तो वैसा राज्य कौन सा राज्य कहलाता है? संप्रभु राज्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं भारत, वो दूसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, वो अपने मर्जी से सभी निर्णय क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो ऐसा राज्य कौन सा राज्य के नाम से जाना जाता है? संप्रभु राज्य के नाम से जाना जा सकता है। समझ में आया बात? कौन सा राज्य के नाम से जाना जाता है? संप्रभु के राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर मामला? अगली कहानी है उपनिवेश राज्य की सर। तो उपनिवेश राज्य क्या होते हैं? तो उसको समझने के लिए थोड़ा समझिए। ये राज्य 1 की कहानी है, ये राज्य 2 की कहानी है। ठीक है, ये राज्य 1 राज्य 2 की कहानी। राज्य 1 है और ये कौन है आपका? राज्य 2 है। आगे बढ़े। मान लो राज्य 1, जो राज्य 1 है सर, ये राज्य 2 के अधीन है। राज्य 1 राज्य 2 के क्या है? अधीन है। अधीन का मतलब होता है गुलाम है। क्या है? गुलाम है। राज्य 1 किसका गुलाम है? राज्य 2 का। राज्य 1 किसका गुलाम है? राज्य 2 का गुलाम है। तो राज्य 1 राज्य 2 का उपनिवेश राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश राज्य कहलाएगा। याद रखना, क्या कहलाएगा? उपनिवेश राज्य। जैसे भारत की कहानी है सर, भारत 15 अगस्त 1947 से पहले किसके उपनिवेश थे? किसके उपनिवेश थे जी? जोर से बोलो ना। हाँ, ब्रिटेन के। किसके थे? ब्रिटेन के। किसके गुलाम थे हम? ब्रिटेन के। तो भारत किसका उपनिवेश कहलाता था? ब्रिटेन का। मैं बोला ना, जो गुलाम देश है या गुलाम राज्य है वो दूसरे राज्य का क्या कहलाएगा? उपनिवेश। जैसे मान लो राज्य 2 का राज्य 1 क्या है? गुलाम है। राज्य 2 का राज्य 1 क्या है? गुलाम। तो राज्य 1 गुलाम है, तो एक क्या कहलाएगा? उपनिवेश राज्य। किसका उपनिवेश? जिसका है उसका। तो हम किसके उपनिवेश थे 15 अगस्त 1945 से 47 से पहले? ब्रिटेन के। तो हम भी क्या थे? उपनिवेश। समझ में आया कहानी? हाँ, ये सब इंट्रोडक्शन है, बाद में सब आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है इसको कि उपनिवेश क्या होता है, संप्रभु क्या होता है, औपनिवेशिक क्या होता है। बाद में जब आएगा तो इसमें चर्चा नहीं करेंगे, आप उसमें देखेंगे भैया हाँ पढ़े थे इसको। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े। औपनिवेशिक राज्य को समझिए। राज्य 1 की कहानी है, फिर राज्य 2 की कहानी है। देखो, अगर बात करते हैं राज्य 1 का, तो ध्यान रखना राज्य 1 पूरी तरीका से स्वतंत्र है सर। क्या है? पूरी तरीका से स्वतंत्र है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए ये नियम और कानून भी बना सकते हैं। नियम भी बना सकते हैं और कानून भी बना सकते हैं। पूरी व्यवस्था खुद दे सकता है। लेकिन ये जो राज्य 1 है सर, इसको अपना देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष या देश का मुखिया बनाने का अधिकार नहीं होगा। ध्यान रखना, यह अधिकार नहीं होगा। याद रखना, राज्य 1 है वो राज्य 1 पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अपने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून खुद बना सकता है, लेकिन अपने देश के लिए मुखिया बनाने का अधिकार उसको नहीं होगा। याद रखना, मान लो यहां राज्य 2 में राम नाम का मुखिया है, वही राम किसका मुखिया कहलाएगा? राज्य 1 का मुखिया कहलाएगा। मतलब इसको अपने मुखिया बनाने का अधिकार नहीं होगा। जैसे हमारे देश का मुखिया कौन है जी? कौन है हमारे देश का मुखिया? राष्ट्रपति। कौन होते हैं देश के मुखिया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया हमने ही बनाया है उनको। लेकिन मान लो हम औपनिवेशिक राज्य रहते तो हम स्वतंत्र होते, लेकिन हमें राष्ट्रपति बनाने का अधिकार नहीं होता। जैसे ब्रिटेन हमें औपनिवेशिक राज्य बना के चला जाता तो हमारा मुखिया वही होता जो ब्रिटेन का क्या होता? मुखिया। तो वहां के राजा रानी हमारे मुखिया के नाम से जाने जाते। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी भी औपनिवेशिक है किसके? ब्रिटेन के। उनको अपना मुखिया बनाने का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुखिया कौन होंगे? जो ब्रिटेन के राजा या रानी होंगे। तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? औपनिवेशिक राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? औपनिवेशिक राज्य। समझ में आया बात? डोमिनियन स्टेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट। क्लियर मामला? कोई दिक्कत है? ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए,
संरक्षित राज्य की बात करते हैं तो फिर से राज्य दो ला लेते हैं, एक राज्य एक हो गया और एक राज्य दो हो गया। दो की कहानी है फिर से अगर बात करते हैं तो कहानी ये है कि राज्य एक पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, अपनी व्यवस्था के लिए नियम और कानून बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी व्यवस्था के लिए नियम भी बना सकते हैं और अपनी व्यवस्था के लिए क्या बना सकते हैं, कानून भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का अधिकार होता है। क्या करने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुखिया बनाने का भी क्या होता है, इसको अधिकार होता है। ये अपने लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया भी चुन सकते हैं। लेकिन याद रखना सर, ये राज्य एक की तीन शक्तियां, कितनी शक्ति, तीन शक्तियां, जो राज्य एक का तीन शक्ति है, ध्यान रखना कितनी शक्ति है, राज्य एक का जो तीन शक्ति है, कौन कौन सा शक्ति है सर, तो पहला शक्ति है रक्षा, दूसरा शक्ति है विदेशी मामला और तीसरा शक्ति है कौन सा आपका, तो संचार। ये तीन शक्ति याद रखना, राज्य एक का कितना शक्ति, तीन शक्ति, ये तीनों शक्ति पर नियंत्रण राज्य एक का नहीं होगा, इस पर नियंत्रण किसका होगा, राज्य दो का। अगर ऐसा कोई राज्य है तो वो कौन सा राज्य कहलाता है, संरक्षित राज्य कहलाता है। अगर किसी राज्य का या किसी देश का तीन शक्ति उसके पास नहीं है, दूसरे देश या दूसरे राज्य के पास है, तो कौन सा राज्य कहलाता है, वो संरक्षित राज्य कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य के नाम से जाना जाता था, संरक्षित राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर मामला, इसमें कोई डाउट है बताइए। चार प्रकार के राज्य बताया हूं आपको, थोड़ा सा माइनर अंतर है इसमें, बाकी सब सेम है। क्लियर, आपको एकदम थोड़ा सा माइनर स्टार्ट से देखना। संप्रभु राज्य कौन होते हैं, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, संप्रभु है। उपनिवेश वो होते हैं जो एक राज्य दूसरे राज्य का क्या है, गुलाम है, तो जो गुलाम राज्य है वो क्या कहलाते हैं, उपनिवेश। औपनिवेशिक राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र है लेकिन अपने मुखिया बनाने का अधिकार नहीं है, राज्य दो का मुखिया ही राज्य एक का क्या कहलाएगा, मुखिया। संरक्षित राज्य की बात करते हैं, ये भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मुखिया भी बना सकता है, लेकिन राज्य एक की तीन शक्तियां राज्य दो के हाथों में है, उसका प्रयोग कौन करेगा, राज्य दो। तो कौन सा राज्य कहलाता है, संरक्षित राज्य कहलाता है। समझे बात को, आगे बढ़े। क्लियर, आगे बढ़े सर। चलिए आगे की कहानी है, थोड़ा सा मैं आपको राजनीति विज्ञान के बारे में बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। राजनीति विज्ञान हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था। लेकिन थोड़ा सा मैं आप चर्चा कर देता हूं आपके सामने, किसके बारे में, राजनीति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, राजनीति विज्ञान। ठीक, ध्यान रखना, इस राज्य का मतलब होता है राज्य, राज्य का मतलब, राज का मतलब क्या होता है, राज्य। नीति का मतलब क्या होता है सर, नियम। और विज्ञान का मतलब क्या होता है, शोध। ये जानते हो ना, विज्ञान में क्या होता है, शोध होते हैं। तो ध्यान रखना, राज्य की व्यवस्था, राज्य की क्या चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम का शोध करना ही क्या कहलाता है सर, राजनीति विज्ञान कहलाता है। राज्य की व्यवस्था के हेतु, व्यवस्था हेतु नियम का क्या करना, शोध करना ही क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। कोई क्षेत्र है जिसको हमने किस नाम से जानते हैं, राज्य के नाम से जानते हैं, और उसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने हेतु हम नए नए नियम का जब शोध करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस नाम से जाना जाता है, राजनीति विज्ञान के नाम से उसको जाना जाता है, जब हम नए नए नियम और कानून का क्या करते हैं, शोध करते हैं। समझ में आया बात, आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, पूरे विश्व में पहला राजा और रानी का शासन हुआ करता था। भारत में भी पहले राजा और रानी शासन करते थे। आज से 500-700 साल पहले जाएंगे तो पूरे विश्व में राजा और रानी का ही क्या था, शासन था। हमारे देश में 100 साल पहले जाओ, राजा और रानी का शासन था। 200 साल पहले जाओ, राजा और रानी क्या करते थे, शासन करते थे। और राजा और रानी को हमने भगवान मानकर रखा था। कहने का मतलब यह है, हम राजा और रानी को इसलिए पूछते थे कि हम ये मान के बैठे थे कि राजा और रानी को भगवान के द्वारा भेजा गया है, भगवान के दूत हैं, और वो हमारे ऊपर शासन करने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है। तो राजा और रानी को भगवान का दर्जा भी देते थे और उन्हीं का हम क्या, आज्ञा का क्या करते थे, पालन करते थे। लेकिन विश्व में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिन्होंने राजा और रानी का विश्व में पहली बार विरोध किया। उसका नाम क्या था सर, तो उसका नाम था सुकरात। सुकरात एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने विश्व में पहली बार राजा और रानी का विरोध किया है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने राजा और रानी को कहा कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छा होना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब सुकरात का मानना था
कि राजा और रानी का दो ही काम है। एक काम क्या करते हैं, वो अपने क्षेत्र के विस्तार के बारे में सोचते हैं और दूसरा अपने क्षेत्र की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं। जो पहले राजा होते थे, पिक्चर उच्चर में देखे होगे, क्या करते हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं या तो क्षेत्र का रक्षा कर रहे हैं। सुकरात बोलते हैं कि आपको ये दोनों काम के छोड़ तीसरा भी काम करना पड़ेगा। और तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, बोलता है कि आपको जनता के बारे में, हित के बारे में सोचना पड़ेगा, लोक व्यवस्था पर सुधारना पड़ेगा, जनता का हित सोचना पड़ेगा। आप प्रजा के हितैषी बन के आपका शासन करना होगा। आपका काम केवल राज्यों की सीमा बढ़ाना या राज्यों की रक्षा करना नहीं होना चाहिए। लेकिन सुकरात की बातों को कोई नहीं सुनता था सर। क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि ये अनपढ़ व्यक्ति था, अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति, ना तो पढ़ सकता था ना तो लिख सकता था। अब आपको मान लो कोई 10वीं, आप कॉलेज किए होंगे, 5वीं 8वीं के बच्चे आपको ज्ञान देगा तो क्या बोलोगे, क्या ज्ञान देगा, मैं इतना पढ़ा हूं, बोल देते हो ना। तो वही जब ये पढ़ाई लिखाई नहीं तो इसके बात को कौन सुनेगा सर? तो कोई नहीं सुनता था। लेकिन इसके बात को सुनने वाला एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम हुआ प्लेटो, जिन्होंने किसके बात को सुना, सुकरात का, और उसके शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए? सुकरात के। इसके बातों को सुना, समझा, और प्लेटो सुकरात के क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। और प्लेटो सुकरात और कुछ अपने विचार को लेकर एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम होता है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नाम से उन्होंने क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, या एक पुस्तक उन्होंने और लिखा जिसका नाम था द लॉस। दो पुस्तक लिखी जिसमें सुकरात और खुद के विचार को संग्रहित किया। और इन्हीं पुस्तकों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया स्कूल भी खोला था, और स्कूल का नाम था द एकेडमी। द एकेडमी नाम कर उन्होंने क्या खोला, स्कूल खोला। और ये स्कूल एथेंस में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? एथेंस में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी पुस्तक को पढ़ाने के लिए एक नया स्कूल भी खोल दिया। ये स्कूल है सर, ये क्या है? स्कूल है। और ये पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक और द लॉस। पुस्तक लिखा उन्होंने किसके विचार को? सुकरात और अपने विचार पर एक पुस्तक लिखा कि ज्यादा से ज्यादा जनता क्या हो जाए, पढ़ के जागरूक हो जाए कि राजा को क्या होना चाहिए, प्रजा हितैषी होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? और इन्हीं पुस्तक को पढ़कर और इन्हीं स्कूल से पढ़कर एक व्यक्ति निकलता है जो किसके शिष्य बनते हैं? प्लेटो के। और उसका नाम होता है क्या आपका? अरस्तु। जो किसके शिष्य बनते हैं? प्लेटो के शिष्य बनते हैं। इसी स्कूल से और इसी पुस्तक को पढ़कर एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम क्या होता है? अरस्तु। और जो किसके शिष्य बनते हैं? प्लेटो के शिष्य बनते हैं। और अरस्तु ये सभी के विचारों को एक पुस्तक में संग्रहित कर देता है, और उस पुस्तक का नाम होता है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स नाम से एक पुस्तक लिखा जाता है किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। और इसी पुस्तक को लिखने की वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं सर। क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। किसको? आपका अरस्तु को। और अरस्तु के एक महान शिष्य हुए जिसका नाम था सिकंदर महान, जो पूरे विश्व को जीतने के मकसद से पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा था। भारत भी आया था नंद वंश के शासनकाल में, लेकिन जम्मू कश्मीर तक आया था, और जम्मू कश्मीर से जाते जाते उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतिहास में आप पढ़ेंगे कि किसकी कहानी? महान सिकंदर का। सिकंदर क्या कहता था, कैसे कहता था, उसकी कहानी है सर। समझ में आया बात? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये थोड़ा सा आपकी कहानी आपको ध्यान रखना है। इसको बताने का कारण यह है कि इससे प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? एक क्रम में जमाइए, कौन किसका शिष्य था, कौन किसका गुरु था। कहने का मतलब आप देखेंगे तो सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो का शिष्य अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन थे? सिकंदर। एक क्रम में बन गया, दूसरा क्रम इधर बन गया। द पॉलिटिक्स पुस्तक किन्होंने लिखा है? अरस्तु ने। द रिपब्लिक पुस्तक या द लॉस पुस्तक किन्होंने लिखा है? प्लेटो ने। स्कूल किसने खोला है? प्लेटो ने। कहाँ है? एथेंस में। कई कुछ भी पूछा जा सकता है, कई प्रश्न बनते हैं, तो एक क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो सुकरात का मानना था राजा का व्यवस्था सही है, मुझे राजा से कोई दिक्कत नहीं है बोलता है, बस ये बोलता है राजा को अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलता है राजा को अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए कहने मतलब राजा हमेशा प्रजा हितैषी हो। अब सभी राजा खराब नहीं थे जी, कुछ राजा क्या थे? अच्छे थे। लेकिन सिंपल सी बात है, कुछ राज्य के अच्छे होने से मतलब 100 में 2 राजा अच्छे हैं तो गेहूं के साथ कीड़ा रम जा गया ना सर, सब क्या होगा? बुरे माने जाएंगे। तो बोले राजा को क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। राज्य वही अच्छा होगा बोलता है। राज्य वही अच्छे होंगे जिसका राजा क्या होगा? अच्छा होगा।
लेकिन प्लेटो का मानना था राज्य वो अच्छा होगा जिसकी जनसंख्या निश्चित होगी। क्या होगी? जनसंख्या निश्चित होगी। जनसंख्या निश्चित होगी कहने का मतलब जो कम जनसंख्या होंगे तो अधिक गति से विकास करेगा राज्य। मान लो अभी भारत में कितने जनसंख्या? 1.5 अरब। अब मान लो 1 ही अरब रहेंगे तो 50 करोड़ की जनसंख्या का संसाधन हम ही उपभोग करेंगे ना, तो हमारा गति अच्छी से बढ़ेगा। मान लो 85 करोड़ हो गए, ये 100 अरब कहीं चल दिए, समझ रहे हो बात, तो हमारा विकास जल्दी होगा। तो इनका भी कहीं से मानना सही था। अरस्तु का मानना यह था राज्य वो अच्छा होगा जो समुद्र के किनारे होगा। किसके किनारे होगा? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे होगा वो राज्य अच्छा होगा बोलता है। इनका भी मानना सही था। क्यों इसका मानना सही था? क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर तो नहीं था ना हमारे पास, प्लेन तो नहीं थे हमारे पास, गाड़ी मोटर नहीं थे। जो वो था व्यापार वो किसके माध्यम से होते थे? नाव के माध्यम से, पानी के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, इनका यह मानना था कि वो राज्य अच्छे होंगे जो समुद्र के क्या होते हैं? किनारे होते हैं। ये अपना अपना उनका मानना था, अपना अपना एक तर्क था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? तो ध्यान रखना है ये थोड़ा सा राजनीति विज्ञान के इतिहास के बारे में। यही कहानी है। अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको क्रम ध्यान रखना है। आज मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया हूं संविधान का कि शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किए हैं। राज्य क्या होते हैं? राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। कभी भूलना मत, रात को 12 बजे फोन करके अगर मैं पूछूं बता देना राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। संप्रभु को संप्रभुता भी कहा जाता है। ठीक है, ये चर्चा किए हैं। उसके बाद हम संविधान किसको कहते हैं उसकी चर्चा किए हैं। संविधान क्या होता है? कि व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून का एक पुस्तक है, उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया जो देश ने, और उन्होंने संविधान सभा ने उसके नियम और कानून को एक जगह एकत्रित कर दिया, लिखित संविधान। और जिस देश ने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया है और आज तक उसके नियम और कानून कैसे हैं? टुकड़ों में है या रूढ़ी और प्रथा के अनुसार देश को चला रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलिखित संविधान कहलाते हैं सर। दूसरा चीज हम उसमें चर्चा किए थे, राज्य 4 प्रकार के आपको देखने को मिल सकता है। संप्रभु राज्य हो सकते हैं, उपनिवेश राज्य हो सकते हैं, औपनिवेशिक राज्य हो सकते हैं, एवं संरक्षित राज्य हो सकते हैं। कौन से राज्य हो सकते हैं? संरक्षित राज्य। ये सब का मतलब आपको समझा दिया हूं। उसके बाद मैं थोड़ा चर्चा किया हूं आपके सामने किसके बारे में? राजनीति विज्ञान के बारे में, जिसमें राजा को अच्छा होना चाहिए, ये तर्क था सुकरात जी का। और वही थोड़ा सा पहले विश्व में ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया है? विरोध किया किसका? राजा और रानी का। क्लियर मामला? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे की कहानी देखेंगे कब? कल। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।